Hi everyone, this is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with Ismail Tutorial. Guys, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनरिक BSN सेमेस्टर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट नंबर 3 गोल ऑफ नर्सिंग को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा लेक्चर इजीली समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप इस लेक्चर को कंडक्ट करने के बाद आप इजीली इस एबल हो जाएंगे कि आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे बेसिक ह्यूमन नीड्स को। आप डिस्कस कर पाएंगे बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। और मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक BSN क्या चीज़ है, इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसकी मॉडल्स, उसकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को। और आप एक्सप्लोर कर पाएंगे नर्सिंग को और नर्सिंग प्रैक्टिस को। आप गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे और आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस क्या चीज़ है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ह्यूमन नीड्स को स्टडी करते हैं। तो नीड इज़ समथिंग दैट इज़ एसेंशियल टू द इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। नीड क्या चीज़ है? नीड वो चीज़ होती है जो कि एक ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल होते हैं। उस चीज़ को क्या बोलोगे आप? नीड कहा जाता है। अब मैस्लो ने डेवलप किया था एक हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो कि उसने 1968 में उसको डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था, दैट कैन बी यूज्ड टू कंसीडर विच नीड्स ऑफ अ पर्सन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट एनी गिवन टाइम। उसने अपनी हायरार्की में ये बताया कि कौन सी चीज़ है, कौन सी नीड्स है जो कि किसी बंदे के लिए टाइम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्टेन नीड्स आर बेसिक, मोर बेसिक और एसेंशियल देन अदर्स। कुछ नीड्स बहुत ही बेसिक, मोर बेसिक होते और इम्पॉर्टेंट होते हैं दूसरे बनिस्बत। फ़र्ज़ करें आपके लिए फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती है वो सबसे पहले आपको उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी सेल्फ इस्टीम वगैरह आते हैं। तो बेसिक जो फिजियोलॉजिक नीड वो सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल होते हैं दूसरे नीड्स के बनिस्बत, जो कि एटलीस्ट वो मिनिमली मीट होना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में हो लेकिन वो मीट होना बहुत ही लाजमी होता है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स फॉर इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ केयर। ये जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है ये क्या कर पा रहे हैं? हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि बेसिक ह्यूमन नीड्स और जिसकी जो प्रायोरिटीज़ होती है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होती है। तो मैस्लो ह्यूमन हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसने यही 1968 में डेवलप किया था कि किसी भी बंदे के लिए उसकी टाइम के साथ साथ उसकी क्या कौन सी नीड्स है। तो उसको सबसे पहले उसने बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आते हैं, इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स आ जाते हैं और इस्टीम आ जाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल नीड्स में जब कोई भी पर्सन वर्ल्ड में आ जाते हैं, दुनिया में आ जाते, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एयर चाहिए, वाटर, फूड, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए और क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन उसकी बेसिक नीड्स बन जाती है। उसके बाद अगर हम उसकी टाइम के साथ साथ उसकी और क्या क्या नीड बन जाती है, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी बन जाती है और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, हेल्थ चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए होता है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स में फ्रेंडशिप आ जाती है, इंटीमेसी आ जाती है, फैमिली आ जाती है और सेंस ऑफ कनेक्शन आ जाते हैं।
सेफ्टी के बाद जब वो बड़े मतलब टाइम के साथ साथ जब वो बड़े हो जाते तो उसकी नीड्स बढ़ जाती है, जिसमें उसके लिए फ्रेंडशिप यानी कि लव एंड बिलोंगिंग की सेंस उसके अंदर उसकी नीड्स पड़ जाती है उसको। इस्टीम में रिस्पेक्ट आ जाती है और सेल्फ इस्टीम आ जाती है। उसको अपनी सोसाइटी में या अपनी कल्चर में एक स्टेटस उसको डेवलप करना पड़ता है और रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम उसको चाहिए। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या चीज़ है, उसकी क्या नीड हो सकती है, वो चाहते हैं कि वो अपनी सोसाइटी में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में या अपनी कंट्री में सबसे बेस्ट किसी तरीके से सबसे बेस्ट किस तरह बनता है, ये उसकी नीड बन जाती है। अगर हम बेसिक ह्यूमन नीड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक ह्यूमन नीड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें से कौन कौन से, अगर बेसिक ह्यूमन नीड्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इलनेस की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको बेसिक ह्यूमन नीड्स अच्छी तरीके से मिल रहा है तो इलनेस वगैरह क्या हो जाते, प्रिवेंट हो जाते हैं और आपकी हेल्थ के लिए एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। मीटिंग इट रिस्टोर हेल्थ, अगर बेसिक ह्यूमन नीड्स अगर आपको टाइम के साथ साथ मिल रहा है तो ये हेल्थ को रिस्टोर कर रहा होता है। इट इज़ प्रीफर ओवर अदर सेटिस्फैक्शन व्हेन अनमेट, अगर आपको दूसरे जो नीड्स है वो आपको मिल रहा है, दूसरे सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे जो हम क्या करते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स को प्रीफर करते दूसरे सेटिस्फैक्शन के बनिस्बत। वन फील समथिंग इज़ मिसिंग व्हेन द नीड इज़ अनमेट, कोई बंदा बिल्कुल ही मिसिंग फील कर रहा होता है, कोई चीज़ उससे मतलब गुम गया है ऐसा फील करते हैं अगर उसको बेसिक ह्यूमन नीड्स ना मिले तो। वन फील सेटिस्फेक्शन व्हेन द नीड इज़ मेट, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे को उसकी बेसिक जो ह्यूमन नीड्स है वो एट अ टाइम के साथ साथ उसको मिल रहा है तो वो सेटिस्फेक्शन फील करता है। फिजियोलॉजिक नीड्स में क्या आ जाती हैं, ऑक्सीजन आ जाती है जो कि आपकी फिज़िकली बॉडी के लिए बहुत ही लाजमी होता है। वाटर, फूड, टेम्परेचर, एलिमिनेशन, फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, रेस्ट चाहिए और मस्ट बी मेट एटलीस्ट मिनिमली टू मेंटेन लाइफ। ये जो फिजियोलॉजिक नीड्स होती है ये मिनिमली किसी भी तरीके से आपको मिलना चाहिए आपकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। मोस्ट एसेंशियल टू लाइफ, ये बहुत ही आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट एसेंशियल टू लाइफ एंड देयर फॉर द हाइस्ट प्योरिटी, इसीलिए हम बेसिक फिजियोलॉजिक नीड्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ को मेंटेन रख रहा होता है। बाकी के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया और लव एंड बिलोंगिंग्स वो बाद में आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ जो हाईएस्ट जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो आपका क्या फिजियोलॉजिक नीड्स होती है। Most healthy children and adults meet their physiologic needs through self-care, but physiologic needs are often a major part of the nursing care plan for young, old, disabled, and ill people who requires assistance in meeting them. ज़्यादातर जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं और एडल्ट्स होते हैं वो अपनी फिजियोलॉजिक नीड्स को किस तरीके से मीट करते हैं, सेल्फ केयर करके उन अपनी जो बेसिक फिजियोलॉजिक नीड्स को अचीव कर देता है। लेकिन फिजियोलॉजिक नीड्स जो है आपकी नर्सिंग केयर प्लान का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आप किसी भी यंग के लिए या ओल्ड के लिए या डिसेबल या इल पीपल उनके लिए आप जब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं अपनी क्लिनिकल साइड पे, तो ये जो फिजियोलॉजिक नीड्स आपकी नर्सिंग केयर प्लान का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है, जो कि इल पेशेंट के लिए, यंग के लिए भी और ओल्ड के लिए, जितने भी डिसेबल्ड जो पीपल होते हैं उनकी फिजियोलॉजिक नीड्स को मीट करने के लिए जो कि रिक्वायर होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व्स बोथ फिज़िकल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स, इसमें आपका फिज़िकल और इमोशनल कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। Physical safety and security means being protected from potential or actual harm.
फिज़िकल सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपको जितने भी आपकी है जो हार्मफुल जो सिचुएशन होते जो कि आपकी फ़िज़िकली भी और मेंटली भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे, आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे, उनसे प्रोटेक्टेड होना, इसको क्या बोलते हैं? फिज़िकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोलते हैं। Nurses carry out a wide variety of activities to meet patients' physical safety needs such as following. नर्सेस क्या करते हैं? बहुत ही लार्ज जो ब्रॉड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अपनी पेशेंट्स की फ़िज़िकल सेफ्टी नीड्स को मीट करने के लिए। तो इसमें क्या चीज़ आती है? यूजिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग, स्टेराइल टेक्निक्स, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस प्रॉपरली, अच्छी तरीके से मतलब हैंड वॉशिंग को प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आपने हैंड वॉश करना और स्टेराइल टेक्निक्स यूज़ करना, एडमिनिस्टर करना मेडिसिन्स को प्रॉपर टाइम पर, और अपने जो स्टेराइल जो स्किल होती है, टेक्निक स्किल होती है, जब वो उसको मूविंग और एम्बुलेटिंग जो पेशेंट्स होते हैं, जब आप पेशेंट्स को आगे पीछे मूव करते या दूसरे वार्ड्स में जब उसको लेके जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो उस वक्त आप अपनी स्किल वगैरह वहाँ पर यूज़ करते हैं। टीचिंग पेरेंट्स, आप अपनी उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी आप टीच करते हैं हाउस होल्ड केमिकल्स के बारे में, कि घरों में जो यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको किस तरीके से आपने घरों में रखना है, अपने जो छोटे बच्चों से किस तरीके से आपने उनको दूर रखना है, जो कि उनके लिए बहुत ही डेंजरस है। अब लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में क्या आ जाते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स इन बोथ गिविंग एंड रिसीविंग लव एंड द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स, नाइबरहुड एंड अ कम्युनिटी। जब वो बड़े हो जाते हैं, उसकी फिजियोलॉजिक नीड्स उसको अचीव हो जाते हैं, उसके बाद उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उसको मिल जाती है, वो नीड भी उसकी पूरी हो जाती है। उसके बाद उसकी लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड्स आ जाती है, जिसमें वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को, वो खुद अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और उसको उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो ये भी मतलब ये सोचते हैं कि वो दूसरों को जब आप लव देते हैं और तो वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो खुद भी रिसीव करते हैं लव, और जितने भी लोगों के साथ उसकी उठना बैठना होता है, उनके साथ एक कनेक्शन हो जाती है, उस कनेक्शन को वो फील कर रहे होते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू फैमिलीज़ के साथ उसकी स्टेटस है, अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी क्या कनेक्शन है, अपनी कोलीग्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में आ जाते हैं। और अपने जो नाइबरहुड के साथ उसका क्या रिलेशन है, अपनी कम्युनिटी में उसका क्या पोजीशन है, उनके साथ क्या उसका इंटरेक्शन है, ये चीज़ें लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में। पीपल हु बिलीव दैट देयर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आर अनमेट ऑफन फील लोनली एंड आइसोलेटेड। लोग ये बिलीव करते हैं, कुछ लोग, अगर उनको उनकी अपनी जो लव एंड बिलोंगिंग्स वाले जो नीड्स अगर उनको ना मिले, तो वो लोन फील करे, अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं और अपने आप को आइसोलेट करते हैं, यानी कि लोगों से वो सेपरेट रखते हैं, वो इंट्रोवर्ट की तरफ चले जाते हैं। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में सम नर्सिंग इंटरवेंशंस टू हेल्प मीट देयर नीड। कुछ आपकी नर्सिंग इंटरवेंशंस होती है जो कि किसी भी पेशेंट की या क्लाइंट्स की लव एंड बिलोंगिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसमें आप इंक्लूडिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द केयर ऑफ पेशेंट। जब कोई पेशेंट बीमार हो जाते, कोई बंदा बीमार हो जाते, तो उसकी केयर में आप उसकी फैमिली को भी इंक्लूड करते हो, उसकी फ्रेंड्स को भी आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो पेशेंट क्या फील करते हैं? लव एंड बिलोंगिंग्स फीलिंग उसके अंदर आ जाते हैं और उसकी यही नीड्स पूरी हो जाती है। इस्टेब्लिश करते हैं आप नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप। एक नर्स और पेशेंट के अंदर बीच में जब अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, तो वो पेशेंट क्या करते हैं? अपनी लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड्स को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप करते हैं
और ट्रस्ट की बेस पर बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग केयरिंग, उसकी केयर करते, उसको जो भी बोले उसको इनकरेज करते हुए, कम्युनिकेशन के थ्रू और रिस्पेक्टिव प्राइवेसी, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उनकी जो जितने भी प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन जब आप करते हैं तो आपकी और अपने पैशन के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है। और आप क्या होते हैं उसके बाद उसकी जो लव एंड बिलोंगिंग उसकी भी नीड हो, उसकी भी फुलफ़िल हो जाती है और आपकी भी वो लव एंड बिलोंगिंग वाली जो नीड्स है जो कि मैस्लो हायरार्की में थर्ड जो नंबर पे आते हैं वो भी फुलफ़िल हो जाते हैं। रिफरिंग पैशंस टू स्पेसिफिक सपोर्ट ग्रुप्स, आप स्पेसिफिक सपोर्ट करते हैं ग्रुप्स को पैशन के थ्रू। सेल्फ इस्टीम नीड्स में क्या है, द नीड ऑफ अ पर्सन टू फील गुड अबाउट हिम, ये एक ऐसी नीड है जिसमें बंदा अपने आप के बारे में गुड फील करते हैं और ये अपने आप के बारे में प्राउड फील करते हैं और अपने मतलब अपनी जो एबिलिटी होती है उसको सेंस करे होती है, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अकम्प्लिशमेंट कर सकता हूँ, ये क्या करते हैं, ये अपने आप में एक फीलिंग होती है जो कि सेल्फ इस्टीम नीड्स हो जाए। ये इसमें भी बिलीव करता है कि अदर्स आल्सो रिस्पेक्ट, यानी कि वो सोचते हैं, वो ये भी यकीन करते हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं वो भी उसकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो भी वो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये उसकी एक नीड बन जाती है। तो अगर पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स की कॉन्फिडेंस को और उसकी इंडिपेंडेंसी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। अगर कोई बंदा अगर काम करे, अच्छा काम करे तो उसको अगर आप उसको अप्रिशिएट करें, अगर उसको इनकरेज करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी अकम्प्लिशमेंट्स के जो बदौलत आप उसको एक अप्रिशिएट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो उसको क्या होगा, उसकी कॉन्फिडेंस में और उसकी इंडिपेंडेंसी में क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट सेल्फ इस्टीम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस किसी भी बंदे की सेल्फ इस्टीम पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। पर्सन्स, अगर किसी बंदे के जो रोल होते हैं चेंज हो जाए, जिसमें जॉब चेंज, अगर उसकी जॉब छूट जाए या जॉब अगर छूट जाए या जॉब चेंज हो जाए या किसी भी उसकी जो रिश्तेदारों में अगर कोई भी डेथ कर जाए या अपनी फ्रेंड्स की कोई डेथ हो जाए तो उसकी सेल्फ इस्टीम में क्या होगा, बहुत ही इफ़ेक्ट होगा। Nurses must understand that the person's perception of change rather than the actual change itself is what affects in individual's self-esteem. एक नर्स को समझना चाहिए कि बंदे की क्या क्या परसेप्शन है, वो अपने बारे में क्या सोचता है और ख़ुद की क्या क्या एबिलिटीज़ पर वो बिलीव करता है। ये सारी जो चीज़ें एक नर्स अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या आ जाती है, इंक्लूड द नीड for individuals to reach their full potential through development of their unique capabilities. ये उसकी एक ऐसी नीड बन जाती है जिसमें वो अपनी फुल पोटेंशियल तक क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसमें वो अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ पर वो क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। उसके अंदर जो यूनिक जो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ होती है उसको वो डिस्कवर कर देते हैं, उनको मतलब तलाश करते हैं और अपनी सोसाइटी में नई चीज़ें वो लेके आता है और वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ प्रोसेस दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस होता है, एक ऐसी प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट लाइफ ही कंटिन्यू रहता है। वो टाइम के साथ साथ उसकी जो इनबॉर्न यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो डिस्कवर कर जाते हैं और बहुत सी नई चीज़ें वो डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं और वो एक फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। मैस्लो लिस्ट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ दैट इंडिकेट अचीवमेंट्स ऑफ वन पोटेंशियल। मैस्लो ने कुछ क्वालिटीज़ लिस्ट किया जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी बंदे की जो पोटेंशियल है उसको अगर अचीव हो गया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अगर कोई बंदा अपने आप को एक्सेप्ट करे और दूसरों को भी एक्सेप्ट करे और अपनी इंटरेस्ट पर वो फोकस करे। प्रॉब्लम्स आउटसाइड वन सेल्फ,
वो सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर फोकस ना करे, बल्कि दूसरों की जो भी प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसको उस पर भी उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए और उन पर भी वो फोकस करे, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि उसकी जो पोटेंशियल है उसको अचीव हो गया है। एबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव, कि जब भी कोई काम करते हो तो वो बामकसद काम करता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव की उसकी अचीवमेंट के लिए वो काम करता है। तो ये अगर कोई बंदा के अंदर किसी भी ये ऑब्जेक्टिव वाली एबिलिटी आ जाए, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि उसको सेल्फ एक्चुअल नीड्स उसको मिल गई है। फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अफेक्शन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हैप्पीनेस फील करना और उनके लिए अफेक्शन फील करना, ये भी इंडिकेट कर रहा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की अचीवमेंट का। रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, जितने भी लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये भी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को इंडिकेट कर रहा होता है। एबिलिटी टू टेल डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल, आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। उनके अंदर बीच में आप जब कोई भी अच्छा काम करे तो आप उसको इनकरेज करना, उसको अप्रिशिएट करना, और जब कोई बुरा काम करे तो उसको निगलेक्ट करना, उसको मतलब उसकी बुराई की तरफ जाने से उसको रोकना और उसको बुराई ही मानना, बैड ही मानना, ये एक एबिलिटी होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है डीप थिंकिंग आ जाती है, लर्निंग आ जाती है और डिसीजन मेक करने की एबिलिटी आ जाती है, वैल्यूज़ बिलीव्स आ जाती है और फुलफिलमेंट और हेल्पिंग अदर्स, इसकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाती है। अच्छा, नर्सिंग केयर टू प्रमोट हेल्थ, जिसमें क्या आ जाते हैं, नर्सिंग केयर टू प्रमोट हेल्थ। नर्सिंग जो है वो जो कि किसी भी बंदे की हेल्थ को प्रमोट किस तरीके से करते हैं। करंट फोकस ऑफ हेल्थ केयर एट लोकल स्टेट नेशनल भी होते हैं, लोकल स्टेट पे भी करते हैं और नेशनली भी, और वर्ल्ड वाइड आप प्रिवेंट कर होते डिजीज़ और इलनेस को। दो डिफरेंट प्रिवेंटिव केयर आ जाते हैं, जिसमें प्राइमरी आ जाते और सेकेंडरी आ जाते। प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग दी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस, इसमें वो केयर होती है, वो जो इनिशियल केयर होते, इनिशियल जो प्रिवेंटिव केयर आ जाती है नर्सिंग, जिसमें आप किसी भी डिजीज़ की प्रोसेस को उसकी डेवलपमेंट से रोकते हैं। जब डिजीज़ मतलब किसी बंदे के अंदर डेवलप कर रहे होते, उसी दौरान उस डिजीज़ को क्या करना है, उसको रोकना है, डिजीज़ की डेवलपमेंट से रोकना है। एग्जांपल में आ जाते हैं डाइट के बारे में आप उनको बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में, स्मोकिंग सिसेशन के बारे में आप उनको अवेयरनेस देते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट मतलब आप वो वाटर को प्रॉपर तरीके से टेक्निक्स के थ्रू उसको बॉयल करके या उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करके, जिसके अंदर जितने भी जो हार्मफुल जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करके ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना, जो कि किसी भी बंदे की जो या सोसाइटी के अंदर डिजीज़ की प्रोसेस या उसकी डेवलपमेंट से क्या करते हैं, रोकते हैं। अब सेकेंडरी में क्या करते हैं, फोकस इज ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, promote interventions and health maintenance for patients experiencing health problems। वो नर्सिंग केयर होती, प्रिवेंटिव केयर होती, जिसमें आप जब किसी बंदे के अंदर कोई भी डिजीज़ की अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो आप अपनी इंटरवेंशन वहाँ पर प्रमोट करते हैं और उसकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, और वो उन पेशेंट्स के लिए जो कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर आपने एक हेल्थ मेंटेनेंस की जो डेवलप करना है, और जितने भी जो डिजीज़ होते हैं उनको आगे मज़ीद डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने से रोकना है। गोल इज़ टू रिवर्स और रिड्यूस, अगर आप उसके अंदर अच्छी तरीके से उसको फॉलो करें तो आपकी जो गोल होती है वो रिवर्स भी हो सकती हैं या रिड्यूस भी हो सकते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द डिजीज़ आर टू प्रोवाइड अ क्योर, इसमें आप मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकती हैं अगर उन चीज़ों को अगर फॉलो करें,
मज़ीद अगर सीवियरिटी की तरफ जाने से भी आप रुक सकते हैं, जिसमें आपका क्या है एग्ज़ाम्पल्स में स्क्रीनिंग फॉर बीपी, स्किन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, एंजियोग्राम, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें क्या है आप किसी भी बंदे की बीपी को जब आप स्क्रीन करते हो उसको तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बीपी ज़्यादा है या कम है। तो उसी के हिसाब से जब आप उसको केयर सजेस्ट करते हैं, और स्किन कैंसर आप प्रॉपर तरीके से उसकी जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से मतलब वहाँ पर डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए जब आप डायग्नोस हो जाएं स्किन कैंसर के बारे में, तो उस वक्त आप उसको जो केयर देते, जो केयर सजेस्ट करते हैं, उसकी सेकेंडरी प्रिवेंटिव केयर आ जाते हैं, जिसमें कोई भी पेशेंट किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। नर्सिंग केयर टू प्रोमोट हेल्थ में टर्शरी आ जाते हैं, जिसमें बिगिंस आफ्टर एन इलनेस इज डायग्नोज and treated to reduce disability to help rehabilitate patients to a maximum level of functioning. टर्शरी प्रिवेंटिव केयर, ये नर्सिंग ऐसी एक नर्सिंग प्रिवेंटिव केयर है जिसमें कोई भी बंदे के अंदर, किसी बंदे के अंदर जब डिजीज़ या इलनेस डायग्नोज हो जाए तो उसको क्या करते हैं आप इंटरवेंशंस करते हो, उस पर आप अपनी नर्सिंग इंटरवेंशंस वहाँ पर अप्लाई करते हो, उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जो कि उसकी मज़ीद डिसेबिलिटी की तरफ जाने से रोकते हैं, और उसको रिहेबिलिटेशन में उसको हेल्प आउट होते हैं और उसकी मैक्सिमम फंक्शन तक, मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आते हैं आप उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर टाइम पर उसको मेडिकेशंस वगैरह देना, और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत हो तो वो केयर उसको देना, और रिहेबिलिटेशन वगैरह देना, और जितने भी फिज़िकल थेरेपी होते हैं उसको आपने देना होता है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन एसेंशियल रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ due to its core global function of establishing, monitoring, and enforcing international norms and standards, and coordinating multiple factors toward common goals. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी ग्लोबली हेल्थ लोगों की हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनकी हेल्थ की रिस्टोरेशन के लिए काम कर रहे होते, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो जितने भी कंट्री होती है उनकी हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं। ग्लोबल फंक्शंस होते हैं उनकी, पूरी वर्ल्ड वाइड उनके फंक्शंस होते, इस्टेब्लिश करते और मॉनिटर करते हैं, इन्फोर्स करते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को, और कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स टुवर्ड कॉमन गोल्स की तरफ। WHO फंक्शंस क्या है, उनके क्या क्या फंक्शंस है? वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्रिटिकल जो सिचुएशन होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उस दौरान जो लीडिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंगेज करते हैं पार्टनरशिप्स में, और वेयर जॉइंट एक्शन इज़ नीडेड। शेप करते हैं रिसर्च को, रिसर्च जो जितने भी एजेंडा होते हैं, रिसर्च एजेंडा, उसको प्रॉपर शेप में लाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं जनरेशन को, जो नए आने वाली जो जनरेशन होती उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं डिसमिनेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज, और जितने भी जो हेल्थ से रिलेटेड वैल्यूएबल जो नॉलेज होते हैं वो जितने दुनिया के वर्ल्ड वाइड वो क्या करते हैं, डिसमिनेट करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोमोटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, उनको सेटिंग करते हैं किसी भी नॉर्म्स के, उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करते हैं, और स्टैंडर्ड्स को जितने भी नर्सिंग या मेडिकल जो हेल्थ से रिलेटेड जो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, और मॉनिटरिंग और उनके जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। आर्टिकुलेटिंग इथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन,
इथिकल और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस को क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उनको दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइंट करे होते हैं। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। कैटलाइजिंग चेंज एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, WHO प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटर करते हैं हेल्थ सिचुएशन को और एड्रेसिंग हेल्थ ट्रीटमेंट। अब इसमें आता है जी नर्सिंग फ्रेमवर्क, जिसमें नर्सिंग प्रोसेस एक नर्स अपने किसी भी सेटिंग में या जहाँ पर भी कोई एक अगर नर्स हो तो ये उसकी कंपोनेंट्स में आ जाती है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स है उसका नर्सिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहले असेसमेंट आ जाते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है जिसमें आगे जाके आप इसमें एक अलग चैप्टर आते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जस्ट आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब कोई भी किसी भी सेटिंग में जब आप जाते हैं या आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाते हैं तो आपने अपनी नर्सिंग प्रोसेस को वहाँ पर अप्लाई करना है, उस पेशेंट पर आपने अप्लाई करना है, जिसमें सबसे पहले असेसमेंट आते। आपने हेड टू टो असेसमेंट अच्छी तरीके से करना है, डेटा वगैरह आपने कलेक्ट करना है और उस डेटा जितने भी आपने वहाँ से डेटा या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी डेटा हो आपने उनकी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेना है और उस वहाँ से आपने उसकी एनालाइज करना है, उस डेटा को उसको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद आपने एक डायग्नोसिस बनाना है और उसको उस डायग्नोसिस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आपने इस प्लानिंग में आपने इम्प्लीमेंटेशन को जो आपने करना हो वो इसी प्लानिंग फेज़ में करते हैं। उसके बाद जो भी आपने प्लानिंग फेज़ में किया था उसको अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में इस इम्प्लीमेंटेशन में आपने उस पेशेंट पर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं, जो रिज़ल्ट के आपने एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट होते हैं वो किस हद तक आपकी जो फ्रेमवर्क आपने सक्सीड किया, किस हद तक आपने अपनी गोल्स को अचीव किया या नहीं किया है, या उसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपने इवैल्यूएशन में करना है। तो गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आपकी गोल क्या है, यानी कि आप नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई क्यों करते हैं, उसका क्या मकसद है। तो पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्लान्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी जो जितने भी नीड्स होते हैं उसको मीट करने के लिए जो प्लान करते हैं वो आप इसी नर्सिंग प्रोसेस में इस्टेब्लिश करते हैं और डिलीवर करते हैं स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन उस पेशेंट पर टू एड्रेस दोज नीड्स, उन जो जितने भी आइडेंटिफाइड नीड्स होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। द नर्सिंग प्रोसेस इज रिकरिंग, यानी कि ये रिसाइकल में होते हैं, यानी ख़त्म एक बार आपने उसको उसकी कंपोनेंट्स तक लास्ट तक चले गए, आप इवैल्यूएशन तक, फिर उसी को आपने रिसाइकल करना है, उसको बोलते हैं रिकरिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो या कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या हमारी व्हाट्सएप के ज़रिए से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।